यतपुर नामक गांव में एक छोटे से घर में एक आधी अधूरी सी परिवार रहता था, जहां रिश्तों में खुशहालता के साथ कुछ कठोरता भी थी। भीतर सीमा अपने पिता रामेश्वरम के साथ बैठी थी। रामेश्वरम की उम्र 35 के पार थी, पर चेहरा अब भी ताजगी से भरा। आंखों में ममता और बोझ दोनों झलकते थे। पिताजी, एक बात पूछो, आप हर सुबह इतनी जल्दी क्यों निकलते हो? कभी कभी मन करता है आप बस यहीं मेरे पास बैठे रहें, माँ की तरह बातें करें। बिटिया, दुकान ना खोलूं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? और अगर मैं दुकान रोज नहीं खोलूंगा तो मेरे ग्राहक किसी और दुकानदार के पास खरीदारी करने लगेंगे फिर। और अगर मैं बैठ भी जाऊं तो तेरी माँ जैसी बातें कहां से ला पाऊंगा तुझे सुनाने के लिए? पर आप माँ जैसे बातें नहीं सुना पाए तो क्या हुआ? आप माँ से कम भी तो नहीं। जब आप मेरा सिर सहलाते हो तो लगता है जैसे माँ यही है। माँ के जाने के बाद आप ही तो मेरे पूरी दुनिया हो। तेरी माँ बड़ी भाग्यशाली थी जो तुझ जैसी बेटी दे गई। और मैं बस कोशिश करता हूं कि तुझे माँ की कमी ना होने दो। ठीक उसी समय बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, शिला की, जो रामेश्वरम की दूसरी पत्नी है। सीमा को माँ की कमी न हो इसलिए रामेश्वरम ने दूसरी शादी करी थी, लेकिन इसका उल्टा शिला सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सीमा, अरे सीमा, वो कहाँ चली गई? अब तक पानी क्यों नहीं भर कर लाई? या अब तक सो के उठी ही नहीं? महारानी कितनी कामचोर है रे तू। सीमा यह सुनकर जल्दी से बाहर आई और उसके पीछे रामेश्वरम भी आया। अरे शिला, तुम इसके साथ ऐसी बर्ताव क्यों करती हो? अभी ये बच्ची है, अभी से घर की कामों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। अरे आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं भले ही इसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ। इसीलिए तो इसके भले के लिए जिम्मेदार बनना सिखा रही हूँ। सही तो कह रहा हूँ, ये अभी बच्ची है, अभी तो इसके खेलने कूदने की समय है। वैसे भी इतनी छोटी सी उम्र में इसने अपनी माँ को खोया है, और इसीलिए मैंने तुमसे इसकी माँ की कमी पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ ब्याह करके लाया था, ना कि राधा को खरी खोटी सुनाने को। ठीक है जी, आप अगर नहीं चाहते हो इसको मैं कुछ कहूँ तो नहीं कहूँगी। चली जाती हूँ यहाँ से। मैं तो बस इसके भलाई के लिए ही कहती थी। आप तो हमेशा मुझ में बुराई ही देखते हो। सीमा अपने पिता और सौतेली माँ के बीच हुई बहस को देख, आप दोनों झगड़ा मत करो पिताजी, कोई बात नहीं, ये भी तो मेरी माँ है। मेरी भी कर्तव्य है कि मैं इनकी बात सुनूं, और वैसे भी मेरे लिए ही अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लूंगी। सीमा यह बोलने के बाद अपनी सौतेली माँ के कहे मुताबिक काम में लग जाती है। रामेश्वरम शिला से बोलते हुए, शिला जरा सोच समझ के बोला, करना वो अभी बच्ची है, उसे प्यार की जरूरत है, ना कि धमकी और सीख की। और मुझे पता है तुम उसे शुरू से पसंद नहीं करती। नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं उसे बस सही राह दिखाती हूँ। हाँ, बस मेरी जुबान थोड़ी कड़वी है, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। और मेरी जगह उसकी असली माँ होती तो वो भी उसे ऐसे ही बोलती। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। मेरे दुकान में जाने के बाद मेरे पीठ पीछे कितना खरी खोटी सुनाती हो उसे, सब जानता हूं मैं। सुधर जाओ, नहीं तो मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। और रहा सवाल उसकी असली माँ की, वो तो अपनी बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। ये बोल के रामेश्वरम अपने दुकान चला जाता है। यहां सीमा अपने सारे काम करने के बाद अपने दोस्त शनि से मिलने जाने के लिए तैयार होती है। तभी शिला उसे रोकती हुई बोलती है, आर्या, सीमा तू क्या फिर अर्जुन से मिलने जा रही है? अरे उसका पिता बड़ा आदमी है और तू उन जैसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती का रिश्ता मत रख। माँ, आप मेरे खेलने पर रोक लगाती है और काम करने के लिए बोलती है, लेकिन आप मुझे शनि से मिलने से मत रोकिए। वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। वो कभी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे कभी मना नहीं करती। ठीक है, जा फिर जहाँ घूमना है घूम। तू और तेरे पिता तो मुझे बस नौकरानी की तरह समझती हैं।
मैं तो घर का काम करने के लिए ही हूं ना। शीला की यह सब नाटक को अनसुना करके सीमा अपने दोस्त शनि से मिलने आती है। शनि, जो गांव के ठाकुर विक्रम का बेटा है, वो शांत स्वभाव का है और सीमा का अच्छा दोस्त भी। अरे ओ सीमा, तू कुछ दिनों से खेलने क्यों नहीं आई? पता है, बाबूजी ने खेलने के लिए मुझे नई खिलौने खरीद के दिए हैं। और हाँ, गांव के और भी दोस्त मेरे साथ नई खिलौने से खेलने आ रहे हैं। सही है शनि, तू किस्मत वाला है। तेरे बाबूजी तो अमीर है और तेरे माँ बाबूजी तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी माँ तो बहुत वर्ष पहले ही मुझे छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। अरे तू ऐसे मायूस क्यों होती है? बोल ना, तुझे क्या चाहिए? मैं बाबूजी से बोल के तुझे भी दिला दूंगा ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए शनि, मुझे तो बस मेरी माँ बहुत याद आती है। मैं तेरी दुख समझ सकता हूँ। वो तेरी सौतेली माँ, वो भी तो तुझे तंग करती रहती है ना, इसलिए तुझे बहुत दुख होता होगा ना। ऐसी बात नहीं है, वो भी बुरी नहीं है, बस मेरे साथ थोड़ी सी सख्त है। थोड़े समय यही सब बात करने के बाद सीमा और शनि अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सीमा बड़ी हो गई थी और बहुत सुंदर, सुशील और समझदार भी। यहां शनि भी अब जवान हो चुका था और अपने पिता के कारोबार में लग गया था। बड़ा होते होते शनि भी अब अपने पिता जैसा मजबूत और कठोर दिल का बन चुका था। लेकिन सीमा के साथ कभी उसने कठोरता नहीं दिखाई और वो मन ही मन सीमा से प्रेम भी करने लगा था। माँ, आज सीमा से मिलने जाऊंगा। आप बाबूजी से बोल देना, बहुत दिन हो गया उससे मिला ही नहीं। सीमा, फिर वही लड़की। शनि बेटा, हम जमींदार हैं, हमारा उठना बैठना हमारी हैसियत से होता है। वो लड़की हमारे बराबर नहीं है। अरे मुझे पता है माँ, लेकिन एक सीमा ही तो है जो मेरी बचपन की दोस्त है। वही तो है जो मुझे आप लोगों के अलावा बहुत अच्छे से समझती है। माँ, सीमा सच्ची है, सीधी है। वो गरीब जरूर है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। शनि ये सब कह ही रहा था कि तभी ठाकुर भी उन लोगों के पास आता है और बोलता है, शनि, तुम्हारी माँ सही कह रही है। इस उम्र में तुम्हें समझना चाहिए कि भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती। समाज देखता है नाम, खानदान, जात। हालांकि तुम लोग दोस्त हो, लेकिन गांव के लोग तुम दोनों की दोस्ती के रिश्ते को अलग नजरिए से देखते हैं। गांव वाले बातें बनाएंगे। बचपन की बात अलग थी, लेकिन अभी तू उससे मिलना छोड़ दे। ठीक है बाबूजी, आप जैसा कहे मैं वैसा ही करूंगा। शनि अपने माता पिता के सामने उनके बातों को झूठ मूठ का मान लेता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद चुपके से सीमा से मिलने जाता है, जहां वे लोग बचपन में मिला करते थे। तू अभी आया है? इतना इंतजार करवाया तूने? पता है, आजकल तो मेरी सौतेली माँ और सख्त हो गई है, घर से आने ही नहीं देती है। बहुत मुश्किल से घर का सारा काम खत्म करके तुझसे चोरी छुपे मिलने आई हूँ। वाह, काफी साहसी हो गई है तू। घर में बिना बताए आ गई तू। ऐसा लग रहा है कि वो छोटी सी भोली सी सीमा जैसे कहीं गायब ही हो गई है। हाँ हाँ, मजाक उड़ा ले तू। मेरी मजाक उड़ाने के सिवा तुझे और कुछ आता भी है? क्यों नहीं आएगा? आजकल बाबूजी की कारोबार मैं ही तो संभालता हूँ। बाबूजी ने सब जिम्मेदारी मुझे दे दी है, इसीलिए तो तुझसे मिलने का ज्यादा समय ही नहीं मिलता। हाँ, अब तू बड़ा आदमी बन गया है ना, कहाँ मुझ जैसे गरीब लड़की से मिलने आएगा। ऐसे ही दोनों आपस में बात करते हुए थोड़े समय व्यतीत करते हैं। चल सीमा, मैं चलता हूँ। मैं भी घर में बिन बताए आया था। अगर किसी ने देख लिया तो बाबूजी को जाकर बोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ। मुझे भी बाबूजी के दुकान उनके लिए खाना लेकर जाना है।
शनि की तरह सीमा भी कहीं ना कहीं उससे मन ही मन प्रेम करती है, लेकिन सीमा ये छुपाती थी क्योंकि उसे लगता है अगर वो ये शनि से बोलेगी तो शनि को लगेगा कि वो उससे अमीर होने की वजह से प्रेम करती है, और वो समाज के ताने से भी डरकर अपने अंदर की भावनाओं को छुपाती है। कुछ समय बाद जब सीमा घर आती है तो उसकी सौतेली माँ उसको खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे ओ सीमा, कहाँ मर गई थी तू? तुझे घर का काम कुछ याद भी रहती है? पूरा दिन इधर उधर जाती रहती है। बस मैं ही हूँ जो इस घर की चिंता करती रहती हो। इसीलिए तुम बाप बेटी ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया। माँ, मैं कहाँ इधर उधर घूमती हूँ। मैं तो बस पिताजी के पास जाती हूँ, और आज तो मैंने घर का सारा जरूरी काम करके बहुत दिनों के बाद शनि से मिलने गई थी। क्या कहा तूने? तू फिर से शनि से मिलने गई थी? अरे पूरे गांव में थू थू करवाने की सोच रही है क्या तू? अरे हंसेंगे लोग। हम लोग जैसे तैसे घर चला रहे हैं और तू महारानी बड़े घर के साथ रिश्ता जोड़ने की सोच रही है। माँ, आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो? शनि मेरा बचपन का दोस्त है। मैं तो बस उसको दोस्त की तरह मिलने जाती हूँ। इसमें रिश्ता जोड़ने की बात कहाँ से आ गई माँ? अरे वाह, बड़ी होते ही जबान लड़ानी भी सीख गई तू। काम धाम कुछ सीख नहीं पाई, लेकिन जबान लड़ाना पूरा सीख गई तू। बस यही बाकी रह गई थी, पूरा दिन काम करो और फिर बाप बेटी के नखरे उठाओ। सीमा शिला की ये बातें सुन के कुछ नहीं बोलती है और घर के भीतर चली जाती है। कुछ समय बाद रात को जब सीमा का पिता घर आए तो वो सीमा से रसोई में जाकर बात करने लगे। सीमा बेटी, तू खुश तो है ना? तेरी ये उतरा हुआ चेहरा देख मुझे बहुत दुख होता है बेटी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने दूसरी शादी करके तेरे ऊपर जुल्म किया है। तेरी ये सौतेली माँ कितना कुछ सुनाती रहती है तुझे, फिर भी तू चुप रहती है। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं दुखी नहीं हूँ। बस कभी कभी माँ की याद आती है, और आपने कुछ गलत नहीं किया मेरे लिए। और शिला, माँ भी दिल की बुरी नहीं है, बस वो थोड़ी सख्त है। कितनी समझदार है रे तू। तेरी जैसी बेटी पाके तो मैं धन्य हो गया। भगवान तेरी जैसी बेटी सबको दे। लेकिन बेटी, शायद मैं ही अच्छा पिता नहीं बन पाया। तेरे जैसे लड़की की किस्मत में बहुत अच्छे पिता होना चाहिए था। आपको क्या हो गया पिताजी? आज आप इतना भावुक क्यों हो रहे हो? मैं खुश हूँ, आप चिंता ना करें। चिंता इसलिए हो रही है बेटी, तेरा बचपन भी दुख में ही गया। तूने बहुत कुछ झेला है बचपन में, लेकिन अब तेरी उम्र ब्याह के लायक हो गई है। अब बस मुझे तुझे किसी अच्छे लड़के के साथ विदा करना है जो तुझे सुखी रखे। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बचपन में मैंने माँ को खो दिया, अब मैं आपसे दूर जाकर आपको नहीं खोना चाहती। अरे अपने बेटी की अच्छे घर में विवाह करके उसको सुखी जीवन देना हर पिता का सपना होता है। और तेरी ब्याह के बाद तू थोड़ी ना मुझसे दूर हो जाएगी। तू आएगी ना मुझसे मिलने, और मैं भी तुझसे मिलने जाऊंगा। यही सब बात करके दोनों बाप बेटी थोड़े भावुक हो जाते हैं। अगली सुबह जब सीमा जल्दी उठकर घर का काम करने लगती है और उसका पिता भी दुकान गया होता है, तभी सीमा की सौतेली माँ उसके पास आकर उससे बोलती है। अरे सीमा, कल रात को तुम दोनों बाप बेटी मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे थे ना? मुझे सब मालूम है। तुम लोग मुझे इस घर का शत्रु समझते हो। तुमने तो जरूर मेरे खिलाफ अपने पिता से शिकायत की होगी। नहीं माँ, आप हमेशा की तरह मुझे गलत समझ रही हो। हम लोग आपको शत्रु की तरह नहीं देखते, उल्टा आप ही मुझे शत्रु समझती हो। पिताजी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए आपको मेरी माँ के रूप में विवाह करके घर लाया। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने कभी तुमको पराया नहीं समझा। हाँ, मैं थोड़ी सख्त हूँ, लेकिन वो भी मैं बस तेरे भलाई के लिए ही होती हूँ। और अगर तेरे पिता को तेरे देखभाल के लिए नौकरानी ही चाहिए थी तो किसी और को लाता। मेरी जिंदगी क्यों खराब की? माँ, पिताजी और मैंने कभी आपको नौकरानी नहीं समझा। आप ही खुद ये सोचती रहती हो। छोड़िए माँ,
आप ये अभी नहीं समझोगी। मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। और हाँ माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको हमेशा माँ के जैसे ही देखती हूँ, लेकिन आप ही मेरी माँ की जगह नहीं ले पाई। ये बोल के सीमा वहां से चली जाती है, लेकिन शिला सीमा की ये सब बात सुन के स्तब्ध रह गई, मानो सीमा की बातें उसके दिल को छू गई हों। लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं को छुपाकर सीमा की बातों को दिल से निकाल देती है। थोड़े समय बाद सीमा अपने पिता के लिए दोपहर का खाना लेकर दुकान पर जाती है। तू आ गई बेटी? चल ठीक है, खाना रख दे और बैठ मेरे साथ थोड़ी देर। सीमा अपने पिता के कहने पर बैठती है और उनसे पूछती है, पिताजी, इन दिनों आप थोड़े चिंतित लग रहे हो। कल रात भी आप थोड़े चिंतित थे और आज भी चिंतित है। कुछ हुआ है क्या पिताजी? ऐसे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा था कि दुकान के लिए थोड़े उधार ले लूं। बहुत वर्ष हो गया इस दुकान की मरम्मत नहीं करवाई, और इन दिनों दुकान में सामान लाने के पैसे भी कम पड़ रहे हैं। इसीलिए सोच रहा हूं कि थोड़े से पैसे किसी से उधार में ले आता हूं और कुछ समय बाद उधार लिया हुआ पैसे चुका दूंगा। अगर आपको ये सही लगता है तो ले लीजिए, लेकिन पिताजी, आप उधार ही लोगे किससे? मैं सोच रहा था कि ठाकुर विक्रम जी से पैसे उधार ले लूं। उनका बेटा तो तेरे बचपन का दोस्त भी है, तो वे इसी खातिर दे भी देंगे। ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वे लोग मेरी और शनि के दोस्ती के लिए आपको पैसे देंगे। जहां तक मैं जानती हूँ, उनको वे लोग पैसे के लिए थोड़े कठोर हैं। शायद आपको वे लोग पैसे ना भी दे। तू बात तो ठीक बोल रही है, फिर भी मैं एक बार जाके उनसे पूछूंगा, शायद दे दे। तू ये सब चिंता मत कर, ये सब मैं देख लूंगा। मेरे मन में ये बात थी तो मैंने तुझे बोल दिया। बाकी तू इन सब पर ध्यान मत दे, अभी घर जा, नहीं तो तेरी माँ तुझे फिर से खरी खोटी सुनाएगी। मैं थोड़ी देर बाद दुकान बंद करके ठाकुर जी के पास जाऊंगा। सीमा वहां से घर चली आती है और थोड़े समय बाद रामेश्वरम भी ठाकुर विक्रम के पास उधारी के लिए जाता है। वाह रामेश्वरम, आज हमारे घर कैसे आना हुआ भाई? तुम तो यहाँ आते ही नहीं। हाँ सेठ जी, आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आपसे मिलने आपके घर आया हूँ। ओ ठीक है, फिर बैठो, बताओ मुझे क्या बात करनी है। ठाकुर के कहने पर रामेश्वरम बैठ जाता है और ठाकुर भी थोड़ी दूरी बनाकर रामेश्वरम के सामने बैठता है। सेठ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए था, क्या आप मदद करेंगे? हाँ हाँ बोलो, कैसी मदद चाहिए तुमको? तुम तो अपने ही गांव के भाई हो, तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? बताओ बताओ, खुल के बताओ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे आपसे। अच्छा, तभी मैं सोचूं, तुम तो आते नहीं यहाँ, आज अचानक आ गए। लेकिन रामेश्वरम, तुम्हें पैसे उधार मांगने की क्या जरूरत हो गई? तुम्हारा दुकान तो अच्छा चल रहा था ना? हाँ सेठ जी, चल तो रहा है, लेकिन बहुत वर्ष हो गया दुकान की मरम्मत नहीं करवाई। दुकान पुराना होने लगा है और अंदर की कुछ चीजें खराब होने लगी हैं। उनके मरम्मत के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। ओ ऐसा है, ठीक है, फिर मैं तुमको पैसे दे देता हूं, लेकिन मुझे एक आध महीने बाद तुमको मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। और हां, मुझे यह पैसे सूद समेत चाहिए होंगे, और मैं 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं दूंगा। मुझे भी पैसे की जरूरत होती रहती है। ये बोल के कुछ समय बाद ठाकुर कुछ पैसे रामेश्वरम को दे देता है। रामेश्वरम वो पैसे लेके ठाकुर के घर से दुकान चला आता है। कुछ समय बाद जब अंधेरा हो जाता है तो रामेश्वरम घर आकर सीधे अपनी बेटी से मिलता है। बेटी, मैंने आज ठाकुर विक्रम जी से पैसे उधारी में लिया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने में उनके पैसे वापस करने होंगे। सिर्फ 2 महीने पिताजी? क्या आप 2 महीने में पैसे वापस कर पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर पाऊंगा?
2 महीने में आराम से उनके पैसे वापस कर दूंगा। ये सब छोड़ बेटी, मैं तुझे यहां अपने उधारी के किस्से सुनाने नहीं आया हूं। मैं तुझे ये बताने आया हूं कि मैंने सिर्फ दुकान के लिए कर्ज नहीं लिया है, मैंने तेरे लिए भी पैसे लिए हैं। मेरे लिए पिताजी? लेकिन मुझे पैसे की क्या आवश्यकता है? मैं क्या करूंगी पैसे का? अरे तेरे लिए मतलब तेरे ब्याह के लिए पगली। अरे तू अब बड़ी हो गई है, तेरी ब्याह भी तो करनी है, तो अभी से पैसे जमा करके रखूंगा, क्योंकि दुकान से जो पैसे आते हैं वो रोज के घर खर्चे में चला जाता है। अभी मैंने कर्जा लिया है तो इसमें से कुछ पैसे तेरे लिए जमा करूंगा और बाद में मैं धीरे धीरे कर्जा चुकाते रहूंगा। नहीं पिताजी, मैंने आपसे कहा था मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप ये पैसे अपने लिए ही रखो। अरे तू यही जिद लगा के रखी हुई है? तेरे माँ का भी वही सपना था ना कि तुझे एक अच्छी जीवन दे सके। तू जिद मत कर। हर माँ बाप का सपना होता है अपने बेटी की ब्याह को लेके। और हाँ, अगर तुझे कोई खुद से लड़का पसंद है तो मुझे बोलना, तब तो अच्छा ही होगा। तू अपने पसंद से ब्याह करेगी तो और भी खुश रहेगी, और तेरा पसंद का लड़का होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तू कभी किसी गलत को नहीं पसंद करेगी। मुझे विश्वास है तुझ पे। ये बोल के रामेश्वरम सीमा को पैसे पकड़ा देता है। अपने पिता के मुंह से सीमा ये सब सुन के चुप हो जाती है और पिता की बातों को हामी भर के पिता के दिए हुए पैसे संभाल के अपने पास रख लेती है। उसके मन में जो शनि को लेकर प्रेम भावना थी, वो ये बात अपने पिता से छुपाती है, क्योंकि वो जानती थी कि शनि और उसकी विवाह संभव नहीं थी। ऐसे ही 3 महीने भी बीत जाते हैं और एक दिन रामेश्वरम अपने दुकान में था तो ठाकुर के एक आदमी आके उससे बोलता है, रामेश्वरम जी, आपको ठाकुर जी ने अपने घर बुलाया है, उनको कुछ बात करनी है आपसे। ठाकुर के आदमी की बात सुनकर रामेश्वरम मन ही मन सोचता है, मुझसे क्या बात करनी होगी ठाकुर जी को? जरूर पैसे के बारे में होगी। मैंने आधे से ज्यादा पैसे तो उनको दे दिए हैं, लेकिन कुछ अभी भी है। जरूर वो मुझसे इसी के बारे में बात करेंगे। ठाकुर का आदमी रामेश्वरम को बुलावा देकर वहां से चला जाता है और रामेश्वरम भी सोच विचार करके कुछ समय बाद ठाकुर विक्रम के पास जाता है। ठाकुर के घर पहुंचने के बाद ठाकुर उससे बोलता है, अरे रामेश्वरम, मैंने तुमको बोला था कि 2 महीने बाद तुमको मेरे पैसे वापस करने हैं, लेकिन तुमने तो अभी तक पूरे पैसे नहीं दी है। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए भाई। मेरे व्यापार में घाटा हुआ है, तो इसीलिए मैंने जिसको भी उधार दी है, मैंने सबसे पैसे मांगे हैं और सबने दिया भी है। अब तुम भी दे दो भाई, और हां, साथ में ब्याज भी चाहिए। सेठ जी, मैंने आधे से ज्यादा पैसे आपको दे दी है, लेकिन ये नहीं दे पा रहा क्योंकि दुकान की बिक्री कम हो रही है। जैसे ही थोड़े पैसे हाथ में आ जाएंगे, मैं आपको ब्याज के साथ दे दूंगा। अरे भाई, तुम्हारे दुकान के बिक्री के चक्कर में मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। तुम्हें जितना समय दिया था वह पूरा हो गया है। अब मुझे इस हफ्ते ही पैसे चाहिए, वह भी दुगने ब्याज के साथ। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं पैसे आपको इसी हफ्ते दे दूंगा, लेकिन आप दुगने ब्याज की मांग मत कीजिए। मैं आपको कहां से दे पाऊंगा? मेरा आर्थिक हालात इतने सही नहीं सेठ जी। देखो भाई, मैं ये सब नहीं जानता। मुसीबत के समय में मैंने तुम्हें उधारी देकर मदद की। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। ठाकुर की बात सुन के रामेश्वरम उदास हो गया और वो दुखी मन से दुकान में आ गया। कुछ समय बाद जब सीमा अपने पिताजी के लिए दोपहर का खाना लाती है, तो राधा देखती है कि उसका पिता दुखी मन से बैठा हुआ है और वो ये देख के अपने पिता से पूछती है, पिताजी, आप आज बहुत दुखी मन से बैठे हुए हो, कुछ हुआ है क्या पिताजी? क्या बताओ सीमा, मैंने जो उधारी ली थी ठाकुर जी से, कुछ पैसे मैं अभी तक नहीं चुका पाया और आज उन्होंने मुझे उनके वहां बुलाकर पैसे की बात की। बोल रहे थे कि जो पैसे मैंने उनको अभी तक नहीं दिए, उनका दुगना ब्याज चाहिए उनको।
ये तो गलत है पिताजी। आप चाहे तो मैं उनके बेटे शनि से बात करके देखूं। आप तो जानते हैं वो मेरा बचपन का दोस्त है, शायद वो ही कुछ मदद कर सके। नहीं बेटी, तू इन सब में मत पड़, मैं संभाल लूंगा सब। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूं कि मैं पैसे कहां से जुगाड़ करूं। बाकी मैं वे लोग जैसे बोलते हैं वैसा ही करूंगा और उन लोगों को मनाने का भी प्रयास करूंगा ताकि मुझे थोड़े समय और मिल सके। सीमा अपने पिता के सामने तो उनके बातों को मान लेती है, लेकिन वो अपने पिता के हालत को देख के मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वहां से सीधे शनि के पास आती है। शनि, तुम पिताजी की मदद कर दो। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिताजी ने तुम्हारे पिता से कर्जा लिया था। क्या तुम अपने पिता से कह के कुछ दिनों की मोहलत और दिला सकते हो पिताजी को? मैं सब जानता हूं सीमा, लेकिन मुझे माफ करना। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। हमारे व्यापार में घाटा हुआ है, इसलिए बाबूजी ने सबके उधारी वापस मांगी है। और हाँ, वैसे भी तुम्हारे पिता को दिया गया समय पूरा हो चुका है, तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। सीमा शनि का यह बर्ताव देख बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अपने माता पिता के बाद राधा का सबसे अपना दोस्त, जो सीमा मन ही मन प्रेम भी करती थी, उसने उसको मुंह पर मदद के लिए मना कर दिया। शनि ने अपनी दोस्ती से ज्यादा पैसे को महत्व दिया, इसीलिए सीमा दुखी मन से शनि को कुछ ना बोल के वहां से चली आती है। रात को सीमा का परिवार ठाकुर के दिए दबाव को ले चिंतित थे। यह जी, आप मेरे गहने ले लीजिए और उधारी चुका दीजिए। माना कि मैं आपसे झगड़ती रहती हूँ, लेकिन आप मेरे पति परमेश्वर हैं। इस मुसीबत के घड़ी में आपकी मदद मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? नहीं माँ, आपको अपने गहने देने की जरूरत नहीं है, वो आपकी अमानत है। पिताजी, आपने जो पैसे मुझे दिया है वो लेके आप उनको दे दो। वैसे भी मैं अब हमेशा के लिए कुंवारी ही रहूंगी। मुझे अब किसी से ब्याह नहीं करनी। पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है आखिर तुझे अचानक हुआ क्या जो ये सब बोलने लगी है? मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। अभी और कुछ दिन का समय है। तुम दोनों को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, ज़रूरत क्यों नहीं है? ये परिवार की मुसीबत है, परिवार को ही मिलकर सुलझाना पड़ेगा। पिताजी, आप मान जाओ। मेरे भविष्य में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। जो होगा देखा जाएगा। आप बस ये पैसे लो और उन निर्दयी कठोर लोगों को जाकर दे आओ। सीमा और शिला के बहुत समझाने के बाद रामेश्वरम मान जाता है। अगली सुबह वो सीमा के पैसे लेके ठाकुर विक्रम को देने के लिए जाता है। सीमा, मुझे माफ़ कर दे बेटी। मैंने बचपन से तुझे कितना कुछ सुनाया है, लेकिन फिर भी तूने आज अपने बारे में नहीं सोचकर मेरे लिए सोचा। हालांकि तुम लोग मेरे गहने भी ठाकुर को दे सकते थे, लेकिन तूने बिना अपने भविष्य का सोचे अपने पैसे दे दिए। मैंने कभी माँ होने का फर्ज निभाया ही नहीं, लेकिन तूने अपनी बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया है। तू बहुत महान है राधा, मुझे तू माफ कर देना। सीमा ये सब शिला के मुंह से सुनकर भावुक हो जाती है। उसे आज ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपनी मां वापस मिल गई हो। सीमा के आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। आप अपनी जगह पर हमेशा सही थी। मैंने ही आपको ज़्यादा सख्त समझा और आपके बार बार मना करने के बाद भी उन जैसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती का रिश्ता रखी। ये सब छोड़ सीमा, जो हुआ उसे जाने दे। मैं अब तुझे कभी तेरे असली माँ की कमी नहीं होने दूंगी। यही सब बात करके दोनों खुशी से हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शिला को बेटी और सीमा को एक मां मिल गई थी। सीमा का परिवार अब पूरा हो गया।